नमस्कार। चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि विकास के सही मायने बस यही हैं कि हमारे गांव के किसान तक उन्नत कृषि की नवीनतम जानकारी समय पर पहुंच जाए, हर गांव तक पहुंच जाए, हर किसान तक पहुंच जाए, हर खेत तक पहुंच जाए। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश के किसानों ने अपनी सूझबूझ और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कृषि के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की है। किसान भाइयों, ज़रूरत इस बात की भी है कि हमारे किसान भाई खेती बाड़ी के साथ साथ कोई सह व्यवसाय के रूप में भी कोई ऐसा काम करें, जैसे पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, मत्स्य पालन है। अगर इससे अतिरिक्त आय उनको मिलेगी, वो खेती के साथ कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज के चौपाल में हमारे साथ बड़े ही सफल, उन्नत और प्रगतिशील किसान हैं और बड़े ही अच्छे वैज्ञानिक हमारे बीच में हैं। उन सबसे पहले विशेषज्ञों का आपसे परिचय करा दूं तो मेरे शुरुआत में करते हैं डॉक्टर जे.के. कनौजिया जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और किसानों के बीच रहकर अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जबलपुर से प्रतीक जी तिवारी यहाँ हैं। ये हमारे किसान भाइयों को मत्स्य पालन संबंधी जानकारी देंगे। ये मेरे पास में बैठे गजेंद्र सिंह जी चुंडावत जी, आप कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर से पधारे हैं। आप भी सामयिक कृषि जानकारी किसानों को देंगे। तो अब मैं किसानों से चाहूँगा वो अपना पर्चा दें। सबसे पहले आप दें जी। जी सर, मेरा नाम गेंद्रलाल कुशवाहा है जी। मैं ग्राम केवलारी पनागर जिला जबलपुर से हूँ। बस जी यही। उनको मेरा नाम रामचंद्र प्रजापति है। मैं ग्राम कुलास खुर्द, तहसील व जिला सीहोर का निवासी हूँ। जी। अब मेरा नाम राम सिंह ठाकुर है, ग्राम पिपरिया कला, तहसील शेखपुरा, जिला जबलपुर का निवासी हूँ। जी। थैंक यू। मेरा नाम संजीव शर्मा है। मैं ग्राम निपानिया मेघराज, जिला मंदसौर का निवासी हूँ। मेरा नाम नेहा मान है। मैं जिला मंदसौर, गांव बहादुरी से। जी। तो किसान भाइयों, ये हमारे साथ एक सफल, प्रगतिशील और उन्नत किसान है जिन्होंने अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में बड़ी प्रगतिशील काम किया और ये प्रेरणा देते अन्य किसान भाइयों को। तो अब प्रश्न का क्रम शुरू किया जाए तो सबसे पहले मैं डॉक्टर कनौजिया जी से जानना चाहूँगा कि इस समय हमारे किसान भाइयों को क्या सामूहिक कार्य करना चाहिए? हाँ, देखिए, वर्तमान में हमारे कृषि के क्षेत्र में अनेकों ऐसे कार्य हैं जो हमारी किसानी के लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जबकि हमारी रबी फसलों की कटाई का कार्य पूर्ण हो चुका है, यहाँ तक कि किसानों ने उसका अपना भंडारण कर लिया है या कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमारे किसानों के लिए जो उन्होंने जो अनाज या दलहनी तिलहनी फसलें जो भी उगाई हैं उनका समुचित वो भंडारण करें और उसका यदि उनको विपणन करना है तो ग्रेडिंग करने के बाद उसका वो विपणन करें। दूसरी बात है कि अब बात आती है कि अगली फसल जो कि खरीफ की फसल है, इसके लिए कई एक महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमारे किसानों को अभी से प्रारंभ करने की आवश्यकता है। यदि हम फसलों की बात करें तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आमतौर से सोयाबीन जो है हमारी प्रमुख फसल है, उसके लिए इस समय पर या अन्य जो हमारी फसलें हैं उसमें गहरी जुताई का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। गहरी जुताई के क्या लाभ हैं, अभी हमारे सारे अधिकांश किसान भाई जानते हैं कि इससे जलधारण की क्षमता बढ़ती है, पोषण मान हमारी मिट्टी का बढ़ता है, मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवी गतिविधियां हैं उनमें बढ़ोतरी होती है और हानिकारक जो कीट और रोग हैं उनके रोगाणु जो है वो नष्ट होते हैं। इस तरीके से गर्मी की गहरी जुताई हर 3 साल में जो वैज्ञानिकों की अनुशंसा है वो किसानों को करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मिट्टी परीक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि हमारे किसानों को ये पता होना चाहिए कि उनकी मिट्टी में पोषण मान क्या है और जो भी वो फसल लगाने जा रहे हैं उसके अनुसार क्या पोषण उर्वरकों का मतलब उपयोग उनको करना है, ये महत्वपूर्ण है। और उद्यानिकी फसलों को लेकर अगर हम देखें तो उद्यानिकी फसलों में भी बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे किसान भाई नवीन बागवानी रोपण का कार्य करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए अपने खेतों की तैयारी इसी समय पर करने की आवश्यकता है। उसके लिए फल वृक्ष के अनुसार गड्ढों की खुदाई का कार्य, उर्वरकों का प्रबंधन, ये कार्य करने की आवश्यकता है। और इस समय जबकि आम के बगीचे हमारे पूरी तरीके से लदे हुए हैं, मतलब उनमें फलन है, उनकी देखभाल करके और उनका विपणन करना ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमारे किसानों के पास इस समय है। नियमित अंतराल पर बगीचे की सिंचाई करते रहना और
तुड़ाई और ग्रेडिंग करके उसका विपणन करना। वर्तमान में सब्जियों आप भरपूर हैं, पूरे ही प्रदेश में स्थान स्थान पर जहां भी हमारे यहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, किसानों के द्वारा सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। उनमें मुख्य रूप से इस समय विपणन का कार्य करना किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण ये भी है कि हम किस तरीके से कम रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करके या रसायनों का उपयोग करके अपनी फसल का बेहतर उत्पादन करें। इसके लिए कई एक विकल्प बाजार में हमारे किसानों के पास पहुंचा सकते हैं, वो हमारे किसान भाई कर सकते हैं। प्रतीक जी, जो किसान भाई या जो मत्स्य पालन का कार्य करते हैं या जो कर रहे हैं, उनको क्या सामयिक सलाह देना चाहेंगे? मत्स्य पालन में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने किसान बंधुओं को कि समय का जरूर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि वर्षा ऋतु आरंभ होने जा रही है, तो वर्षा ऋतु आरंभ होने के पहले ही हम अपने तालाबों की अगर तैयारी समय पर कर लें तो हमें ज़्यादा लाभ मिल सकता है और हम भारी नुकसानों से बच सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तालाब से जो हमारी जलीय खरपतवार हैं उनका निष्कासन करना आवश्यक होता है। उसके साथ ही जो हमारी अवांछनीय मछलियां हैं उनका तालाब से निष्कासन करना आवश्यक होता है। और इसके साथ ही हम अपने तालाब की उर्वरक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे तालाब की उर्वरक क्षमता बढ़ जाए और उसमें मछली के आहार की उपलब्धता हो सके। तो इसके लिए आवश्यक होता है कि हम वैज्ञानिक परामर्श से समय रहते इन बातों का विशेष रूप से ध्यान दें, ताकि हमारी जो मछली पालन की प्रक्रिया है वो सरल हो सके और साथ ही किसानों के लिए लाभकारी हो सके। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं खेतीबाड़ी के साथ साथ, उन्हें दो बातें ध्यान रखना चाहिए। पहला, आहार ठीक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो अनावश्यक जो अवांछनीय जो मछली है उनको निकाल देना चाहिए, अभी कर लेना चाहिए। गजेंद्र सिंह जी, जिन किसान भाइयों को खेत खाली हो गए हैं या रबी फसलों की कटाई हो गई है, उन्हें इस समय या जिन्होंने जायद फसलें बो दी हैं, उन्हें क्या काम करना चाहिए? अभी किसान भाइयों को जो अभी फसल कट चुकी है और उनके फसल अवशेष जो अभी उनके पास में उपलब्ध है, उनको कंपोस्ट बना लें या उसका केचुआ खाद में गोबर के साथ मिला करके उनके वर्मी कंपोस्ट के लिए, केचुआ खाद के लिए उनको बना लें। साथ ही साथ जो खेत अभी जुते नहीं हो उनको बिल्कुल आप जुताई कर सकते हैं, क्योंकि खरीफ सीज़न अपने सामने आने वाला है। तो आपके जो कृषि यंत्र जो भी आपके काम आने वाले हैं उनको आप निश्चित रूप से रिपेयरिंग मरम्मत करा रख रखाव करके आप उसको तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ अभी खरीफ के सीज़न में जो फसलें और उसकी किस्म जो आप बोना चाह रहे हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित आप बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम, सोसाइटीज़ और FAO किसान उत्पादक संगठन से आप संपर्क करके बीज की उपलब्धता निश्चित कर लें। साथ ही साथ जिनके इसमें उपयोग आने वाले जितने भी उर्वरक हैं उनकी मात्रा है, निश्चित मात्रा, उसके निकाल करके आप अपने अभी रख सकते हैं, ताकि आपको बुआई के समय इन सभी चीज़ों से समय आपका बच सकता है। जी, तो किसान भाइयों बहुत बढ़िया सलाह दे रहे हैं कि अभी कुछ दिनों के बाद प्री मानसून आ जाएगा, एकदम बरसात आ जाएगी, तो क्या करते हैं हमारे किसान भाई, आनन फानन में जल्दी जल्दी बीज बो देते हैं, अधिक या कम मात्रा में खाद भी मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अंकुरण ठीक नहीं होता है। गजेंद्र सिंह जी, अंकुरण के लिए क्या करना चाहिए? ठीक से अंकुरण होना चाहिए। निश्चित रूप से सबसे पहले तो आपके जो प्रमाणित संस्थाएं हैं उनसे बीज आपको खरीदना चाहिए, ताकि रोग मुक्त और स्वस्थ बीज मिले, और वो निश्चित रूप से उसमें जितने अंकुरण क्षमता का बीज में होनी चाहिए उतनी और आपको उपलब्ध कराते हैं। किसान कैसे दूसरा गांव में रहता है, दूसरा किसान जो अपने पास खुद का बीज बोते हैं, बहुत सारे किसान भाई आज लेके आते हैं, फिर भी उनको अपने संतुष्टि के लिए उनको कम से कम 100 बीज अपनी टाट पे ले लेना चाहिए, नीचे गीला कर लें और उनको कतारवार 10-10 बीज प्रत्येक उसको लाइन में रख लें, फिर उसको ढक दे, अंधेरे में उसको रख लें। 3-4 दिन बाद में आप देखेंगे कि उसके अंदर धीरे धीरे अंकुरण होने लगेगा। तो कम से कम जो अभी क्योंकि मुख्य फसल सोयाबीन है तो उसमें 70 से ऊपर प्रतिशत, यानी 100 दाने में से 70 दाने जब अंकुरण हो और उनकी अंकुरण की जो ऊपर कॉपल है वो थोड़ी सी बड़ी होने तक रहती है, तो समझ लीजिए कि आपका ये बीज जो है वो खेत में ये बीज के रूप में उपयोग करने लायक है। तो इस प्रकार से किसान भी अपनी जो उपलब्ध बीज हैं उसका अंकुरण ज्ञात करके अपना बुआई में उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। किसान भाइयों, जो किसान भाई सोयाबीन या अन्य खरीफ फसल बोना चाह रहे हैं और जिनके घर पर बीज रखा है, उन्हें इस बात का स्मरण करके अभी तैयारी कर लेना चाहिए कि 100 दाने उसमें से निकालें,
फिर एक बोरा जो होता है वो होता है टाट का, उसमें डालें और उसको ढक दें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, वो पानी डालें। अगर उसमें से 70 दाने निकले आते हैं तो ज़रूर बोएं, नहीं तो फिर नया बीज खरीदें। अब किसानों के बीच हम चलते हैं। गेंदर लाल जी, आप बताइए कि आप अपने अनुभव बताएं, कौन सी खेती करते हैं, उसमें कहाँ तक सफलता प्राप्त की आपने? जी सर, मैं तो गेहूं का भी उत्पादन करता हूं। गेहूं के बाद मैं धान के बाद गेहूं लेता हूं, गेहूं के बाद उड़द और मूंग का भी उपयोग करता हूं। आज हमारी मूंग तैयार है, वो कटने को 15-20 दिन के बाद कटाई शुरू हो जाएगी। और हमें जो अनुभव साहब से मिले कि बहुत अच्छी बात है कि बीज जो है आगे बोने के लिए हमें सही चुनाव करना बड़ा ज़रूरी है, कि अगर हमारे बीज खराब हैं तो उन्हें हटा दें। ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे विचार आए। गेंदर लाल जी, आप ये बताइए कि कम पैसा खर्चा हो, वो पैदावार ज़्यादा आए, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? मेरी तो एक ही राय है सर, इस लागत को घटाने के लिए एक ही विकल्प है कि अगर हमारे घर में जितनी गोबर है, कचरा है, हमारे गेहूं से जो रद्दी भूसा निकलता है, रद्दी कचरा निकलता है, उससे भी हम अगर गोबर को कंपोस्ट बनाते हैं खाद और उसका उपयोग करते हैं, इससे बड़े फायदे का कोई दूसरा तरीका नहीं है जो हमारी लागत को घटा देता है। आज हम धान का प्यारा जो कई लोग जलाते हैं, गेहूं का कचरा जलाते हैं, उस जलाने की वजह अगर खाद हम खुद बनाते हैं, वो भी हमारे लाभ का साधन है, ये भी हमारी आय का स्रोत है। तो ये तो फायदे के बहुत से तरीके हैं। जैसे अभी हमारे विशेषज्ञ बता रहे थे कि खेती के साथ साथ एक और कोई व्यवसाय करना चाहिए। आप बताएं इसके बारे में, आपकी राय क्या है और कौन सा व्यवसाय करना चाहिए? इसके साथ साथ सर, जैसे आपने मछली पालन का काम किया, बताया, हमारे पास भी तालाब है, हम भी अपने मछली पालन का उपयोग करते हैं और साथ में सिंगाड़े भी लगवाते हैं। मैं तो यहाँ तक कि सिंगाड़े से जो निकला हुआ कचरा, जब हमारे साथी भाई कचरा निकाल के हटाते, मैं उसे वर्मी कंपोस्ट के गोबर में ढक देता हूँ। तो उससे हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो हमारे पक्षी कचरा नहीं खा पा रहे, केंचुए नहीं खाते, दूसरा वो सड़ के हमारी वर्मी कंपोस्ट बन जाती है। मैं तो उसका पूरा लाभ लेता हूँ सर। और मैं अपने दूसरे किसान भाइयों को भी यही राय देता हूँ कि आप जितना बेकार चीज़ों का उपयोग कर सकें वही फायदे का तरीका है। तो फायदा निकालने के बहुत से आयाम हैं, लेकिन सोचने की जरूरत है स्वयं किसान को। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर। जी हाँ। रामचंद्र जी, आप पास में जो किसान भाई हैं, आप अपने अनुभव बताएं, कौन कौन सी खेती करते हैं और वर्तमान में आप क्या काम चल रहा है अपने खेतों में? सर, मैं कृषि करता हूँ, उसमें बीज उत्पादन का मेरा काम है, साथ साथ मत्स्य पालन की भी एक इकाई मैंने लगभग पिछले 5 वर्ष पहले लगाई है। साथ में मेरा आम और अमरूद का भी बगीचा है। इसके अलावा मेरा कस्टम हायरिंग सेंटर भी है। तो मैं सभी चीज़ों से थोड़ा थोड़ा करके जो आय अर्जित करता हूँ, तो काफ़ी अच्छी मेरी आय हो जाती है। जी, अभी आपने बीज उत्पादन का बताया जी, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सभी किसान भाई नहीं करते, इसको करना चाहिए। सर, मैं कृषि विज्ञान केंद्र के सतत संपर्क में रहता हूँ, कृषि विश्वविद्यालय के, और अन्य भ्रमण कार्यक्रम में भी आता जाता रहा। और हमारे जो क्षेत्र में ITC करके एक संस्था है, वो काफ़ी सक्रियता के साथ में किसानों को इधर भ्रमण के लिए लेके जाती है। तो वहाँ जगह जगह मैंने भ्रमण भी किया है। तो उससे मैं प्रेरित हुआ और नए अच्छे किसानों से मिलने का मुझे उस प्लेटफॉर्म से सहयोग मिला, और तब से मेरी रुचि बीज उत्पादन तकनीक की हुई। रामचंद्र जी, बीज तो सभी किसान भाई अनाज पैदा करते हैं जी। तो बीज और अनाज में क्या फ़र्क है? बीज और अनाज में काफ़ी अंतर होता है। अनाज एक वो है जिसमें अपन खाने का इस्तेमाल करते हैं या मंडी बेच देते हैं, लेकिन उन्नत बीज ही मतलब फसल का मुख्य आधार होता है। अगर आपने स्वस्थ बीज नहीं लगाया है तो आप स्वस्थ उत्पादन को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्नत किस्मों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। उसका रखरखाव समय समय पे उसकी निदाई गुड़ाई के साथ में रोगिंग भी करना पड़ता है, जिसमें अवांछित पौधे जो दूसरी फसलों के या अन्य दूसरी किस्मों के होते हैं, उन्हें भी निकालना पड़ता है। जी, अभी आपने कहा कि मैं मछली पालन भी करता हूँ, तो मछलियों के जो बचे हुए अवशेष होते हैं उसका क्या करते हैं, कैसा उसका उपयोग करते हैं? सर, मैं मछली का जैसे विक्रय हो जाता है, उसके बाद में जो पानी रहता है उसको फसलों में देता हूँ, तो उससे उसमें अमोनिया लेवल काफ़ी हो जाता है। तो मुझे जो खेत में यूरिया जो और अन्य जो पोषक तत्व डालने की आवश्यकता नहीं रहती, वो उसकी पूर्ति उस पानी से हो जाती है। किसान भाइयों, आपने इनको सुना
ये मछली पालन, बीज उत्पादन और उद्यान की तीनों काम करते हैं। मछली पालन से जो अवशेष बचते हैं उसका उपयोग खेती में करते हैं और खेती में अनेक पोषक तत्व अपनी फसल को मिलते हैं। एक नहीं 3 फायदे होते हैं इस तरह से साथ व्यवसाय करने से। ठीक है, आप राम सिंह जी, आप बताएं, राम सिंह जी को अपने बारे में बताएं। सर, मैं जबलपुर का एक छोटा सा किसान हूँ और मैं अभी उड़द लगाया हूँ और उसका उत्पादन तो प्रति वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष थोड़ा अच्छा आया है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इस समय कीट का सामना हुआ है। तो हम लोग ने निरंतर कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े रहते हैं, तो समय समय पे व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे जानकारी भी प्राप्त करते हैं और निदान भी बताते हैं वो वैज्ञानिक। तो उसके अलावा और सुबह जाते हैं खेत पे और शाम को जाते हैं, तो उन्हीं ने सिखाया हम लोग को कि आप सुबह जाएं और शाम के समय जाएं तो वो कीट फसल पे आ जाते हैं। तो उसको हम लोग फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं और वहाँ से निदान वो बताते हैं, इस दवा को डालें आप, तो बाकायदा हम उस दवा को डाल के अच्छा निदान पाते हैं। और इसके अलावा मैं एक छोटा सा आम का बगीचा है, उसको उद्यान यानी उसमें इस वर्ष बहुत ज़्यादा फलन है, लेकिन जो जबलपुर का जो वातावरण है बहुत ज़्यादा हवा चलती है और उसमें फल बहुत ज़्यादा झड़ता है। तो उसका जो आम है तो उसको हम लोग, जो आम होता है वो गिर जाता है तो उसको तोड़ के, यानी वो गिर जाता है उसको काट के वो सुखा के उसका अमचूर बनाना चाहते हैं। तो उसको क्या कैसा करें, उसके लिए मशीन कहाँ से प्रोवाइड करें, ऐसा कुछ मेरा आपका ये प्रश्न है। तो ये भी हम विशेषज्ञ से जानेंगे। जी। किसान भाइयों, आपने सुना ये सूचना तकनीक का उपयोग कितना बेहतर हमारे किसान अपने खेतों पर कर रहे हैं, या आपने राम सिंह जी के मुंह से स्वयं सुना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपने सुना। खेत पे जाते हैं, व्हाट्सएप अपने मोबाइल के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र में खबर भेजते हैं कि ये कीटाणु है, इसमें कौन सी दवा छिड़कूं। इसी से कम लागत और अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है। उनको संजीव जी को बताएं। संजीव जी बताएं, आप कुछ कहना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे? जो सर, मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ। हमारे जो खेतों में दीमक की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तो दीमक के बारे में मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ। जी, गजेंद्र सिंह जी, आप बताइए। निश्चित रूप से ही किसान भाई, ये आपका नहीं, हमारी पूरे ज़िले के और पूरे प्रदेश के सभी किसान भाइयों का ये प्रश्न आता है, बार बार किसान भाइयों के द्वारा पूछा जाता है। तो क्योंकि जब कोई दुश्मन अपनी कम संख्या में हो उसमें वार करना चाहिए ताकि वो समाप्त हो जाए या उनकी संख्या अति कम हो जाए, जो कि अपने नुकसान के स्तर से नीचे हो जाए। तो दीमक के अभी किसान भाई आप देखेंगे कि आपके खेत जुट चुके हैं, लेकिन उसके आसपास मेड़ है या खाली स्थान है, खाली जमीन है, या रास्ते के दोनों तरफ जो झाड़ियाँ लगी रहती है या बेशम लगी रहती है, उसके नीचे उसमें देखेंगे दीमक के बहुत सारे घर होते हैं। उन घर में आप 2 तरह के आपको घर दिखाई देंगे। एक तो वो घर दिखाई देंगे जो बिल्कुल बंद है और ऊपर धीरे धीरे आपका गीला दिखाई देता है, वो जीवित बिल कहलाता है या जीवित उसका घर कहलाता है। एक दूसरा प्रकार सा घर आपको वहाँ देखने को मिलेगा जिसको टूटा फूटा हो और उसमें कोई भी गीला आपको मिट्टी चढ़ी हुई नहीं दिखाई देती है। तो जो किसान भाई जो अच्छी तरह से घर हो और ऊपर गीला दिखाई दे और बंद हो, उसमें निश्चित रूप से उसमें दीमक की रानी रहती है और उसके जो बच्चे और अंडे हैं वो उसी के नीचे पलते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ऐसे बिलों को ही तोड़ें जो पूरी तरह से बंद हैं। खुले बिलों को नहीं तोड़ें, क्योंकि उसमें हो सकता है कि आपके कुछ सांप, सर्प और ऐसे ही हानिकारक जीव जंतु उसमें रह सकते हैं। तो और उसमें दीमक रहती भी नहीं है, इसलिए उनको न छाड़ें। तो ऐसे जो बंद घेर को आप ऊपर से तोड़ेंगे लगभग 1 से 2 फीट तक, तो उसमें बहुत बड़ी एक रानी दिखाई देगी और उसको आप उठा करके मार सकते हैं या किसी वार की तरीके से उसको नष्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब उसमें देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद ऐसे आपको बहुत सारे कंडे दिखाई देंगे। उन कंडे में उसके हज़ारों की तादाद में दीमक के अंडे एकत्रित होते हैं। तो उनको बाहर निकाल लें और उनको जलाएं। कभी भी वापस उनको मिट्टी में ना डालें, क्योंकि वो उसके मिट्टी में डालेंगे तो उसके लिए और स्वर्ग का काम करेंगे। तो उसको निश्चित रूप से जलती हुई आग में उसको जला दें और उसको नष्ट कर दें। फिर बिल को वापस से समतल कर दें। तो जो दीमक हैं
उनको पैदा करने वाली रानी है उनको ही मार देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके वहाँ पे धीरे धीरे दीमक की समस्या खत्म हो जाएगी। और आप करें और आपके साथ साथ जो भी किसान भाई आसपास आपके रहते हैं उनको भी आप प्रेरित करें, उनको भी साथ लेकर के इस प्रकार की गतिविधि करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसके पूरे क्षेत्र से वो दीमक समाप्त हो सकती। किसान भाइयों, आपने अपने खेत में देखा होगा कि एक मिट्टी का टीला बन जाता है जिसमें जहरीले जानवर, दीमक तो उसको तैयार करती है जिसको गांव में बामी बोलते हैं, उसमें जहरीले जानवर रहने लगते हैं, सर्प इत्यादि। जब भी आप उस टीले को, जैसा कि सिंह साहब बता रहे थे, उसको नष्ट करना चाहें तो पहले देख लें कोई जहरीला जानवर है तो नहीं, सर्प इत्यादि, फिर धीरे धीरे क्रमशः उसको तोड़ते जाओ, उसको ख़त्म कर दें और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया उसका उपयोग करें। नेहा जी, आप कुछ जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मेरा प्रश्न कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर से है, डॉक्टर GS चुंडावा सर से है। मैं जानना चाहती हूँ कि जायद की फसल जो होती है उसमें कम लागत में अच्छा उत्पादन देने वाली कौन सी फसल है? जी कनौजिया जी, आप बताएं। देखिए, जायद में जो ख़ास तौर से हमारी उद्यानिकी की अगर हम फसलों की बात करें तो लागत सामान्य तौर से हर फसल की अपनी एक निर्धारित होती है। मुख्य मुद्दा जो हमारे किसानों के सामने होता है कि हम किसी भी फसल में लागत को कैसे कम करें। अब इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि लागत बढ़ती कहाँ से है। इसमें एक सबसे पहली बात आती, किसी भी फसल में बीज भी एक लागत का कारण है। दूसरा, जो मात्र रासायनिक उर्वरक और उनके अंधाधुंध उपयोग, वो एक बढ़ती हुई लागत का कारण है। तीसरा, जो कीट और बीमारियां हैं उनका केवल रासायनिक विधि से ही नियंत्रण किया जाना, ये बढ़ती हुई लागत का एक बहुत बड़ा कारण है। ये 3 प्रमुख कारण हैं जो किसी भी फसल की लागत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब इसके समाधान के लिए हमारे किसान भाई समन्वित जो तकनीकियां हैं, चाहे हम पोषण की बात करें या उर्वरक की बात करें या उर्वरकों की यदि हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि प्रत्येक किसान भाई को जो समन्वित पोषण तत्व प्रबंधन की तकनीकें हैं उनको ही अपनाए जाने की आज आवश्यकता है। और इस तकनीक में कंपोस्ट या गोबर की खाद, जैव उर्वरक, हरी खाद जैसे हमारे जो घटक हैं इनका समावेश हमारे फसल उत्पादन में करना है। और उसके बाद जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं जो अनुशंसित है वो भी मिट्टी परीक्षण के आधार पर फसल विशेष की जो अनुशंसा है पोषक तत्वों की, इन दोनों को हमें समावेश करके पोषण प्रबंधन करना है। दूसरी बात यह है कि जो रोग और कीटों की बात है, कई बार हमारे किसानों की यह धारणा होती है कि सिर्फ कीटनाशक दवा से ही किसी समस्या का समाधान है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बचाव के तमाम उपाय हैं कि हमारी फसलों में कोई कीट ना लगे या रोग का प्रकोप ना हो, इसके लिए बचाव के जो उपाय हैं जिनमें कि मुख्य रूप से जो गर्मियों में गहरी जुताई है, ये बहुत उपयोगी है और असरकारक भी है। वो हर 3 साल में हमारे किसानों को करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अलग अलग जैसे हम बात करते हैं रोगों की, तो इसके लिए बचाव के लिए बीजों का उपचार करके ही हम अपने फसलों की बुआई करें, या अगर हम सब्जियों की खेती कर रहे हैं, रोप लगाने चाह रहे हैं, तो हम उस रोप को भी उपचारित करके ही हम उसको लगाएं। और इसके अलावा खड़ी फसलों में कई एक ऐसे तरीके के ट्रैप्स आज बाजार में हैं जिसको हम फेरोमोन ट्रैप्स के नाम से जानते हैं। और जो रस चूसक कीट है जो कि हमारे खास तौर से सब्जी के फसलों में या हमारे अनाज या दलहनी फसलों में भी लगते हैं, उनके लिए भी स्टिकी ट्रैप्स वैज्ञानिकों के निकाले हैं, उनके उपयोग को आज बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। यदि हम स्टिकी टैग का उपयोग कर लेते हैं तो उसमें कई प्रकार के रस चूसक कीटों का प्रकोप मतलब बचता है और उस पर लागत भी कम आती है और हम बहुत महंगे रसायनों के उपयोग से बचते हैं। ऐसे ही जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं उनमें अलग अलग फसलों के लिए ट्रैप्स बनाए गए हैं। कई प्रकार के कीट जो कि जिसे हमारे किसान में इल्ली कहते हैं, फल छेदक कीट, तना छेदक कीट और पत्ती के अंदर लगने वाले कीट, ऐसे तमाम कीट हैं जिनको कि हम ट्रैप के माध्यम से नियंत्रित मतलब बचाव कर सकते हैं कि लगे ना। बीज की जहाँ तक बात है, हमारे किसान भाई अपने उपयोग के लिए बीजों का उत्पादन भी वो स्वयं से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें उनको अपनी समझ बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। बीज बनाने के लिए जो आवश्यक पीढ़ी है बीज की, आधार बीज या ब्रीडर प्रजनक बीज,
उसको थोड़ा सा वो किसी अच्छे संस्थान से लेके अगले वर्ष के लिए वो अपना बीज बना के यदि अपने कृषि कार्य करते हैं, तो ये 3 बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां हमारे किसानों की लागत थोड़ी अधिक मतलब बढ़ती ही है और उत्पादन भी कई बार इसके चलते कम हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा स्वयं का बीज हो, मतलब समन्वित पोषण तत्व प्रबंधन हो, समन्वित पौध संरक्षण हो, यदि हम इन विधियों को अपना के किसी भी फसल को यदि हम उगाते हैं तो बेशक उसमें लागत में कमी होगी और हमको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, उसकी गुणवत्ता भी बेहतर होगी और किसानों की आमदनी भी बेहतर होगी। कन्वजा जी, आपने हमारे किसान भाइयों को विभिन्न विषयों पर विभिन्न अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक जी, आपने मछली पालन से संबंधित जानकारी दी और किसानों को इस बात से आगाह किया कि वो मछली पालन करें खेतीबाड़ी के साथ साथ, तो एक लाभ का व्यवसाय है और रहेगा। गजेंद्र सिंह जी, आप मंदसौर से आए, हमारे किसान भाइयों को आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। किसान भाइयों, आज के चौपाल के अंक में बस इतना ही। अगले चौपाल में फिर मुलाकात होगी नई सोच नई तकनीक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।